मैंने इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र वाले वीडियो में एक छोटी सी गलती कर दी थी और मैं बस उसे इस वीडियो में सुधारना चाहती हूँ। साथ ही मेरे लिए ये एक अच्छा मौका है कुछ ज़रूरी शब्दावली भी शामिल करने का, जो मैं उस वीडियो में बताना भूल गई थी। तो जब मैंने इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का जिक्र किया था, तो आपको याद होगा उसमें होता ये है कि NADH में कुछ उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एक अणु से दूसरे अणु में स्थानांतरित होते जाते हैं। और जैसे जैसे ये स्थानांतरित होते हैं, ये कम ऊर्जा की स्थिति में चले जाते हैं और इस दौरान ऊर्जा मुक्त करते हैं। फिर आखिर में जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो होता है ऑक्सीजन, और वहीं ऑक्सीजन का अपचयन हो जाता है। लेकिन अगर हम उस प्रक्रिया को ध्यान से देखें दोनों तरफ, तो मेरी गलती ये थी कि मुझे वहां दो हाइड्रोजन की जरूरत थी। अगर पानी की अभिक्रिया में दाईं तरफ दो हाइड्रोजन है, तो बाईं तरफ भी दो होने चाहिए थे। तो हाँ, वहां दो होना चाहिए था। यही छोटी सी गलती थी जो मैंने उस वीडियो में कर दी थी। लेकिन इस बहाने मुझे आपको कुछ और नई शब्दावली से भी रूबरू कराने का मौका मिल गया। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है जहाँ NADH अपना हाइड्रोजन खो देता है, इसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। याद रखिए, ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का खोना। और जब NADH अपना हाइड्रोजन खोता है, तो वो उस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ अभिक्रिया करने का मौका भी खो देता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की पूरी प्रक्रिया, एक अणु से दूसरे अणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, असल में एक के बाद एक अणुओं का ऑक्सीकरण ही है। और आखिर में जब इलेक्ट्रॉन पानी में स्थानांतरित होता है, तब हमें इलेक्ट्रॉन ग्राही मिल जाता है। तो इसे आप सामान्य तौर पर ऑक्सीकरण कह सकते हैं। बस इतना ही। अब इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का एक और हिस्सा है, या शायद इसे हम इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का हिस्सा भी नहीं कह सकते, जहां ATP का निर्माण होता है। एक फॉस्फेट समूह को किसी अणु से जोड़ने की प्रक्रिया को फॉस्फोरिलीकरण कहा जाता है। तो ATP बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, वो इस तरह काम करती है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से जो ऊर्जा निकलती है, वो एक हाइड्रोजन प्रवणता बनाती है। ये हाइड्रोजन को बाहरी खंड में पंप करती है और फिर वही हाइड्रोजन जो आधात्री में वापस जाना चाहता है, ATP सिंथेज से होकर वापस जाता है। और ATP बनने की इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरणी फॉस्फोरिलीकरण। ये एक अच्छा शब्द है जिसे जानना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपको ये शब्द कई परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। इसे ऑक्सीकरणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहला हिस्सा ऑक्सीकरण का होता है। हर अणु अपने इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन खोता है। इससे एक हाइड्रोजन प्रवणता बनती है और फिर रसोपरासरण की मदद से फॉस्फोरिलीकरण होता है। अब रसोपरासरण एक और शानदार शब्द है जिसे जानना चाहिए। इसका मतलब है हाइड्रोजन प्रोटॉन का झिल्ली से चुनिंदा रूप से गुजरना। ये झिल्ली और खास तौर पर ATP सिंथेज किसी भी अणु को ऐसे ही पार नहीं करने देती। ये सिर्फ एक खास हाइड्रोजन प्रोटॉन को गुजरने देती है। और हाइड्रोजन के इसी स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम कहते हैं रसोपरासरण। एक और बढ़िया शब्द जिसे आप याद रख सकते हैं। तो पूरी प्रक्रिया को ही कहा जाता है ऑक्सीकरणी फॉस्फोरिलीकरण। और ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होती। पहले ऑक्सीकरण से ऊर्जा निकलती है, जिसे हाइड्रोजन बाहर की ओर धकेला जाता है। और फिर जब वो हाइड्रोजन वापस अंदर आता है, तो रसोपरासरण के जरिए ATP सिंथेज के छोटे से घूर्णक को घुमाता है और ATP वो फॉस्फेट को आपस में जोड़कर ATP बना देता है। तो एक और शब्द है क्रियाधार फॉस्फोरिलीकरण। ये वो प्रक्रिया है जहाँ ATP सीधे सीधे बनता है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस या क्रेब्स चक्र के दौरान। इसमें किसी तरह के रसोपरासरण या हाइड्रोजन प्रवणता की जरूरत नहीं होती। यहाँ एक एंजाइम होता है। सोचिए कोई बड़ा सा प्रोटीन जिसके पास ADP और फॉस्फेट समूह होते हैं, और हो सकता है कि एंजाइम के किसी हिस्से से जुड़ा एक और फॉस्फेट समूह हो। फिर ये एंजाइम बिना किसी ऑक्सीकरण या रसोपरासरण के ATP बनाने की प्रक्रिया को आसान बना देता है। शायद आप इसे ऐसे कल्पना कर सकते हैं कि जैसे कोई हल्की सी चिंगारी एंजाइम के अंदर किसी हिस्से को सक्रिय कर देती है और दोनों चीजें ADP और फॉस्फेट एक साथ जुड़ जाती हैं। तो जब ये सिर्फ एंजाइम द्वारा हो रहा है, तो बिना किसी हाइड्रोजन प्रवणता या ऑक्सीकरण के, तो इसे कहते हैं क्रियाधार फॉस्फोरिलीकरण। और क्रियाधार मतलब वो चीजें जो एंजाइम से जुड़ती हैं और जिन पर कोई क्रिया की जाती है। तो बस उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा वीडियो थोड़ा मददगार लगा होगा।